हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लिटरेरी टर्म्स को कवर करने वाले हैं और इसके पहले मैंने लिटरेरी टर्म्स को 408 तक हमने ये लिटरेरी टर्म्स कवर कर लिया है। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये बैच हम लोग का चल रहा है, ज्वाइन आप कर सकते हो। 50 प्रैक्टिस सेट का ये बैच चालू हो चुका है। सिर्फ 269 में ही ये बैच आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि 125 की क्वेश्चन मतलब 125 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा। पहले आप लोग को प्रैक्टिस पेपर दे दिया जाता है, आप सॉल्व कर लें। उसके बाद फिर आपको क्या मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। रिकॉर्डेड क्लास रहती है, देन PDF मिलेगा, देन उसके बाद आंसर की, ठीक है। यानी कि पहले आपका टेस्ट हो जाता है, देन आपको रिकॉर्डेड क्लास आंसर की मिल जाता है, आप कितना स्कोर किए हैं कितना नहीं, ठीक है। तो ये बैच चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच में, अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमल सा प्राइस है 269 में ही, और ये 50 प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब पूरा 50 प्रैक्टिस सेट हमें कराना है। 125 क्वेश्चन का ग्रामर प्लस लिटरेचर का, ठीक है। और ये आपकी थ्योरी की PDF है, ग्रामर है, ये PGT वालों के लिए अगर जिसको भी चाहिए ले सकता है। ये TGT का थ्योरी PDF है, क्विक रिवीजन है, और ये PGT वालों के लिए है। और ये जो तीनों है ये प्रैक्टिस है TGT। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, PDF में भी इंटरेस्टेड है, तब भी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आते हैं हम क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द लिटिल मैन रिटन बाय गोल्सवर्दी इज़ ए एन। ये लिटरेरी टर्म्स का ही है, लिटरेरी टर्म्स में ही ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लिटिल मैन है ये गोल्सवर्दी का क्या है, मतलब पोएम है, ये नॉवल है कि प्ले है या वन एक्ट प्ले है। तो लिटिल मैन जो है ये गोल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है, ये एक वन एक्ट प्ले है जो क्या है, सोशल प्ले है ये, जो मानवीय कमजोरी और समाज की वास्तविकता को उजागर करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे वन एक्ट प्ले करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज। ड्राइडन जो कि एक क्रिटिक है, एक क्रिटिक के रूप में है। क्या है ये, ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ अरिस्टोटल की, एन अपोनेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल की, अनवेयर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल की, रेशनल फॉलोअर ऑफ द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे ना, ये आपका लिटिल मैन, ये गोल्सवर्दी से क्वेश्चन इसमें आ गया था, ठीक है, गलती से आ गया वो। यहाँ से आपका स्टार्ट है लिटरेरी टर्म्स का। तो ड्राइडन जो कि एक क्रिटिक के रूप में, वो क्या है, इरेशनल फॉलोअर हैं क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल के, ठीक है। तो ये याद रखना है। ड्राइडन तो जो थे वो एक तार्किक क्रिटिक थे, लॉजिकल, मतलब ये लोग ये क्या करते थे, लॉजिकल क्रिटिक थे, जिन्होंने अरिस्टोटल की आलोचनात्मक सिद्धांतों का अनुकरण किया था। बल्कि उन्हें मतलब अनुकरण नहीं किया था, मतलब उन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो किया था किसे, अरिस्टोटल की थ्योरीज़ को। बल्कि उन्हें अपने विवेक से स्वीकारा भी था, व्यवहारिक रूप से लागू भी किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक अचीव्स ludicrous इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। कॉमिक रिलीफ है, बथोस है, मेलोड्रामा है कि पैराडॉक्स है। इसमें क्या होता है कि जब कोई राइटर बहुत गंभीर, बहुत ऊंचे स्तर की भावना प्रस्तुत करता है और अचानक ही एकदम साधारण या हास्यास्पद बात पर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी कि राइटर जब शुरू करता है बहुत ही सुपीरियर बात करता है, ठीक है, सुपीरियर बात करते करते वो ले आएगा एकदम ट्रिवियल पे, ठीक है, मतलब सुपीरियर बात करते करते वो चीज़ों को ले आएगा ट्रिवियल पे गिरा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, बथोस, एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बीट राइटर्स कौन होते हैं, बीट राइटर्स ये वो राइटर होते हैं जो 1950s के एक साहित्यिक और सांस्कृतिक मूवमेंट था। और इसमें जो प्रमुख राइटर थे जैसे कि जैक केरियोक थे, एलन गिन्सबर्ग थे, विलियम एस बरो थे। तो ये 1950s के ऐसे राइटर थे, ठीक है, जो ज़माने के चलन से एकदम अलग लिखते थे, ज़माने से चलन से एकदम आगे थे। मतलब ये लोग क्या करते थे ना, समाज में जो चल रही चीज़ें हैं उनके ऊपर नहीं लिखते थे, एकदम ज़माने के चलन से एकदम अलग लिखते थे ये लोग। ये 1950 के दशक के एक लिटरेरी और कल्चर मूवमेंट था। ब्यूकॉलिक क्या होता है, ब्यूकॉलिक क्या रेफर करता है, ब्यूकॉलिक शब्द का मतलब क्या होता है, एक मिनट। तो ब्यूकॉलिक क्या होता है, ब्यूकॉलिक शब्द का मतलब होता है पेस्टोरल पोइट्री से रिलेटेड है, यानी कि ग्रामीण जीवन को दिखाया जाएगा, ग्रामीण ब्यूटी को दिखाया जाएगा, शेफर्ड की सरलता पर ये सारी चीज़ें रहेंगी। यानी कि शेफर्ड्स को दिखाया जाएगा, ग्रामीण ब्यूटी को दिखाया जाता है, ग्रामीण जीवन को दिखाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोइट्री, वो होते हैं ब्यूकॉलिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अल्यूज़न क्या है, अल्यूज़न क्या है,
अल्यूज़न का मतलब होता है उल्लेख या संकेत देना। अल्यूज़न का अर्थ किसी ऐतिहासिक या साहित्यिक, धार्मिक या सांस्कृतिक घटना या व्यक्ति या स्थान के परोक्ष सांकेतिक रूप से दी गई कोई टिप्पणी, वो होता है अल्यूज़न। एक होता है इल्यूज़न, ठीक है, एक होता है इल्यूज़न। इल्यूज़न मतलब माया, ये अलग है, ये अल्यूज़न है, मतलब संकेत देना, उल्लेख देना। एक इनडायरेक्ट या पासिंग रेफरेंस टू द एन इवेंट, पर्सन, प्लेस या आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे टी.एस. इलियट ने अपने किस वर्क में दिया है, जेल्फ्रेड प्रूफॉक में दिया है ना, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, तो वहाँ पे हैमलेट का रेफरेंस मिलता है। ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है, जैसे कि टाइटस एंड्रोनिकस में मिला है, मिल्टन के एल एलिग्रो में उन्होंने फेरी मैप का एल्यूज़न दिया है, जो कि शेक्सपियर के कहाँ से लिया गया है, वो रोमियो एंड जूलियट के से लिया गया। तो इस तरह हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, तो किसे पोएट्स पोएट के रूप में जाना जाता है, ये बताना है। और किसने कहा है पोएट्स पोएट के रूप में एडमंड स्पेंसर को जाना जाता है, और कहा किसने है, चार्ल्स लाइम ने कहा है। इन्हें पोएट्स पोएट यानी कि कवियों का कवि किसने कहा है, तो ये याद रखना है, चार्ल्स लाइम ने, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, शेक्सपियर रोड, शेक्सपियर ने क्या लिखी है, कॉमेडीज़ लिखी है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर या सेंटिमेंटल कॉमेडीज़, तो ये याद रखना है। जो शेक्सपियर है उन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी हैं, जैसे कि एज यू लाइक इट हो गया, 12th नाइट हो गया, मिडसमर नाइट ड्रीम एट्सेट्रा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ओन कॉल्ड, वंस ओन इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे किसी और के विचारों, किसी और के थॉट को या किसी और के राइटिंग को बिना श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत कराना, उसे क्या कहेंगे। मतलब किसी और का थॉट हो या किसी और की राइटिंग हो, उसको हमने क्या किया, पब्लिश करा दिया अपने नाम से, उसे प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है, प्लेजरिज्म। ओके, प्लेजरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी मानी जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये एक फ्रेज़ है जिसको क्वाइन किसने किया था, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने किया था। किसने किया था, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने किया था, ये ध्यान रखना है। ये जो फ्रेज़ है ये बताने के लिए कि रीडर या ऑडियंस किस तरह काल्पनिक कथा को सच मानकर उसका आनंद लेते हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यही होता है कि हमें पता है ये चीज़ें काल्पनिक है। जैसे हम कोई भी सीरियल वगैरह देखते हैं, उसमें बहुत सारी सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमको पता है ये सब मतलब ये सब झूठ है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको सच मान के उसका आनंद लेते हैं। या तो हम उसको इग्नोर कर दें उसकी सच्चाई को, उसका आनंद लेने के लिए, या फिर उसके अगर हम उसकी सच्चाई पे कि ये सब झूठ है तो फिर उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी कि जो रीडर हो गया या ऑडियंस हो गया, किसी भी काल्पनिक स्टोरी को सच मानकर उसका आनंद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, द चौसरियन स्टैंजा अ राइम रॉयल कंप्राइजेज, तो चौसरियन स्टैंजा जिसे हम राइम रॉयल भी कहते हैं, ये कितने लाइन का होता है, तो ये याद रखना है, ये आपकी कितने लाइन की होती है, 7 लाइन्स की होती हैं, ठीक है। 8 लाइन की तो ऑटवा रीमा होगा, 4 लाइन की क्वार्टरन कहा जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 7 लाइन, ठीक है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, इतना ध्यान रखना है, इसकी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी सी, ये चौसरियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और ओटवा रीमा की क्या है, उसमें ट्रिपल यानी कि 3 बार ए बी है, फिर लास्ट में सी है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरियट ऑफिशियली अपॉइंटेड द ब्रिटिश सोवरेन, तो यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले फर्स्ट पोएट लॉरियट ऑफिशियल कौन था। यहाँ पे ऑफिशियली पूछ लिया है, एक यहाँ पे वर्ड दे दिया है ऑफिशियली। वैसे तो आप फर्स्ट पे जाएंगे बेन जॉनसन पे, लेकिन अगर ऑफिशियली ना पूछा होता तो ऑफिशियली पूछा, इसलिए हम किस पे जाएंगे, ड्राइडन पे जाएंगे। जॉन ड्राइडन ही है जो ऑफिशियली बने थे, ठीक है, जॉन ड्राइडन। ओके, तो ये याद रखना है, जॉन ड्राइडन जो 1668 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा पहले ऑफिशियल पोएट लॉरियट नियुक्त किए गए थे। तो अगर ऑफिशियल पूछा तो आपके ड्राइडन, अगर वैसे पूछा जा रहा है ऑफिशियल नहीं कि फर्स्ट पोएट लॉरियट कौन बने थे, तो बेन जॉनसन थे, ये ध्यान रखना है। लेकिन ऑफिशियल अगर पूछ लिया तो ड्राइडन है। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज़ बीन क्वाइंड बाई, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, इजरा पाउंड है, वॉल्ट विटमैन है, टी.एस. इलियट है, आई.ए. रिचर्ड्स है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये जो टर्म्स है, ये इनका फेमस एस्से था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में इन्होंने इस टर्म्स को यूज़ किया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किन्होंने, टी.एस. इलियट ने।
जो 1919 में इनका एक इससे आया था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये जो टर्म है यूज़ किया है। इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी भावना को प्रभावी रूप से व्यक्त करने के लिए राइटर को क्या करना है, कोई ऐसी वस्तु हो गई, कोई ऐसी घटनाएं हो गई, कोई ऐसी स्थिति हो गई जिसका समूह प्रस्तुत करना चाहिए जिससे रीडर वो भावना महसूस कर सके। यानी कि एक्सप्रेशन, अगर इसमें बताया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है कि अगर राइटर को जैसे कोई अगर एक्सप्रेशन को शो करना है या अपने भावनाओं को शो करना है तो वहाँ पे कुछ बात बोल के नहीं शो करना है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिखा के आप शो कर सकते हो रीडर को। जैसे आप मैकबेथ को उठा लो, किंग डंकन की हत्या हुई और जो लेडी मैकबेथ थी वो जब गिल्ट में आ गई तो वो क्या कर रही थी, बार बार हाथ धो रही थी। वो एक्सप्रेशन से पता चल रहा है बार बार हाथ धो रही है, तो हम रीडर को ये पता चल रहा है, ऑडियंस को ये पता चल रहा है कि वो पछता रही है ना, पश्चाताप कर रही है, गिल्ट में है वो। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यही चीज़ हैमलेट में टी.एस. इलियट को नहीं दिखता है, तो टी.एस. इलियट ने कहा यही चीज़ हैमलेट में नहीं दिखाई देता है, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जो कि मैकबेथ में दिखाई देता है, इसलिए उन्हें आर्टिस्टिक सक्सेस कहा, हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा। तो ये ध्यान रखना है, सिम्बलिन को भी कहा आर्टिस्टिक सक्सेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वही हो गया जैसे मुझे अपनी फीलिंग्स को बताना है आपको, तो बोल के नहीं बताना, कुछ ऐसे हाव भाव मैं प्रकट करूँगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं दुख में हूँ या तकलीफ में हूँ या खुशी में हूँ। आपको मेरे हाव भाव से समझ में आएगा, एक्सप्रेशन से मैं समझाऊंगी, ये नहीं कि बोल के, इसमें बोलना नहीं रहेगा, वो हो गया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, किसी भी ट्रेजिक हीरो का रिवर्सल ऑफ फॉर्चून जब होता है, यानी कि ग्रीक ट्रेजेडी में जब हीरो की स्थिति अच्छी से बुरी की ओर पलटती है, तो ये कौन सा मोड होता है, ये होता है पेरिपीटिया। एनेग्नोरिसिस जो आपका होता है डिस्कवरी या रिकग्निशन, उसके बाद ये वाला मोड आता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ठीक है, पेरिपीटिया। कंप्लीट द सेंटेंस एपिफैनी मीन्स, एपिफैनी क्या होता है ये बताना है हमें। ठीक है, एपिफैनी क्या होता है, एपिफैनी का एपिफैनी का अगर देखा जाए तो ईश्वर की उपस्थिति या सच का अचानक उद्भव, ऐसा बोल सकते हैं। स्पेशली ये लिटरेचर में जब किसी कैरेक्टर को कोई गहरी समझ या आत्मबोध होता है तो ये हो जाएगा मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। ठीक है, मतलब ईश्वर की उपस्थिति। और ये जो टर्म्स है ना एपिफैनी, ये जो टर्म्स है ये जेम्स जॉयस ने स्पेशली महत्व के साथ यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज़ यूफनी, यूफनी क्या है, एपिफैनी तो हमने देख लिया, यूफनी क्या है ये बताना है। प्लेजेंट साउंड है, सीरियस साउंड है, बिटर साउंड है, मिक्स साउंड है। तो यूफनी जो हो गया वो आपके प्लेजेंट साउंड से रिलेटेड है, और यहीं पे आपका हो जाएगा कैकोफनी, अगर कैको वर्ड आ जाता है, कैकोफनी। ठीक है, तो कैको से आपने याद रखना है ये हार्स के लिए जाना जाता है, हार्स बैड के लिए जाना जाता है। ठीक है, कैको, तो कैकोफनी यानी कि हार्स बैड साउंड, यूफनी यानी कि अच्छे साउंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मतलब सुखद मधुर साउंड। जब किसी पोयम में या किसी प्रोज में शब्दों का ऐसा चयन किया जाता है जिससे पढ़ने या सुनने में बहुत ही मेलोडी का अनुभव होता है तो उसे यूफोनी कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन एगोनिस्टिस किस प्रकार का वर्क है ये बताना है हमें। वर्ड्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, तो किस प्रकार का वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये याद रखना है, ये एक वर्ड्स प्ले है, एक ऐसा प्ले, वर्ड्स प्ले या फिर आप पोएटिक प्ले भी बोल सकते हो। ये एक ऐसा प्ले जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ड्रामा टू बी रीड करने के लिए लिखा जाता है, ना कि परफॉर्म करने के लिए। और ये ग्रीक ट्रेजेडी की परंपरा में लिखा गया है, बाइबल की स्टोरी सैमसन पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे व्हाट इज़, ये कब आया था ये भी देख लेते हैं। तो 1671 में आया था, मिल्टन का वर्क है। इसके साथ पैराडाइज रिगेंट भी आया था जो मिल्टन का फेवरेट वर्क था। पैराडाइज रिगेंट जो कि पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल था, 4 बुक्स में थी पैराडाइज रिगेंट। व्हाट इज़ बैरोक, बैरोक क्या है ये बताना है हमें। जेल है, स्टाइल है, कल्चर है, बुक है, क्या है बैरोक। तो बैरोक जो है ना वो एक स्टाइल है, क्या है, एक स्टाइल है जो 17वीं सेंचुरी में यूरोप में बहुत पॉपुलर था। और इसमें भव्यता, अत्यधिक सजावट, एक्सेसिव सजावट और नाटकीय होती थी। ये लिटरेचर के चित्रकला, वास्तुकला और संगीत में पाया जाता था स्टाइल बैरोक। ठीक है, और 17वीं सेंचुरी में बहुत ये पॉपुलर था, ये ध्यान रखना है। हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस, तो पोएटिक जस्टिस किसने इन्वेंट किया, किसने पॉपुलर किया ये बताना है। ड्राइडन या फिर जॉनसन या फिर राइमर या फिर शेक्सपियर, हमें बताना है पोएटिक जस्टिस। तो पोएटिक जस्टिस
ये इनके जो इन्वेंटेड किसने किया है, पॉपुलराइज किसने किया है, तो ये आपके राइमर हो गए। ये आपने याद रखा, थॉमस राइमर, जिन्होंने पोएटिक जस्टिस शब्द को क्वाइन भी किया और इसे फेमस भी किया। इसका मतलब ये था लिटरेचर वर्क में अच्छाई का मतलब जो अच्छा कैरेक्टर है उसे पुरस्कार दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए, और जो बुरा कैरेक्टर है उसे पनिश किया जाए, जिससे एक नैतिक संतुलन बना रहे। इसका मतलब ये हुआ पोएटिक जस्टिस का। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या होता है? सोलिलोकी एक ड्रामेटिक डिवाइस है जिसमें कोई कैरेक्टर अपने विचारों को अकेले में जोर से बोलता है और ऑडियंस उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। तो कौन मानता है रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, मतलब रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। तो ये कौन है? थियोडोर वॉट्स डंटन ने रोमांटिसिज्म को क्या कहा है? लिबरलिज्म इन लिटरेचर कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि रोमांटिक मूवमेंट जो है वो लिटरेचर में व्यक्तिवाद, कल्पनाशीलता, भावनात्मक अभिव्यक्ति और नेचर की स्वतंत्र पूजा का समर्थन करता है। तो थियोडोर वॉट्स डंटन ने ये कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाई शेक्सपियर। तो यहाँ पे शेक्सपियर का भी क्वेश्चन आ गया है, तो ठीक है, WH यानी कि विलियम हर्बर्ट। आप यहाँ पे WH भी आ सकता है, फेयर यूथ भी आ सकता है, विलियम हर्बर्ट भी आ सकता है, हेनरी रियोस्ले भी आ सकता है, और आपके अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी आ सकता है। कई नाम हैं इनके। तो इन्हें कितना सोनेट डेडिकेटेड है? तो ये याद रखना, 126 सोनेट इन्हें डेडिकेटेड है। ठीक है, और ये WH कौन है? ये एक रहस्यमय व्यक्ति हैं, कुछ पता नहीं है कौन है। शायद ये विलियम हर्बर्ट होंगे, शायद ये कोई फेयर यूथ होगा, शायद ये कोई रियोस्ले होंगे, शायद कोई अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन होंगे, इस तरह। नेक्स्ट पे आएंगे, कंप्लीट द सेंटेंस ओटवा रिमा इज आ स्टैंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन। तो ओटवा रिमा, मैंने कहा ना, ओटवा रिमा 8 लाइन की स्टैंजा की, मतलब ओटवा रिमा जो है वो 8 लाइन स्टैंजा की होती है। तो ये ध्यान रखना है, कितने लाइन की? 8 लाइन की स्टैंजा की होती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिपल AB आएगा, 3 बार आपका AB आएगा, उसके बाद आपका डबल C आता है, ये ध्यान रखना है। 3 बार AB, उसके बाद डबल C। मेरा मानना है कि जितनी भी राइमिंग स्कीम है, चाहे वो सोनेट की हो, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट की हो, चाहे वो आपका इटालियन सोनेट की हो, चाहे वो स्पेंसरियन सोनेट की हो, पहले तो वो राइमिंग स्कीम आप पूरा अच्छे से उसको याद कर लीजिए। उसके बाद स्पेंसरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है, उसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद ये जो आपकी 8 लाइन ओटवा रिमा की राइमिंग स्कीम है, आपकी राइम रॉयल की, ठीक है, वो सब इसकी भी राइमिंग स्कीम आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा होगा, क्योंकि राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपने याद रखना, इसकी राइमिंग स्कीम थी। ठीक है, मैंने ऊपर राइम रॉयल का भी बता दिया था। नेक्स्ट पे आएंगे, कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्म नॉवेल वॉज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। जो नॉवेल टर्म है ये इटालियन वर्ड से लिया गया है। कहाँ से? नोवेला, नोवेली, नोवेलिड, नोवेल। तो नोवेल शब्द जो है ना, इटालियन शब्द नोवेला से आया है। कहाँ से आया है? नोवेला से आया है। तो राइट आंसर यहाँ पे E हो जाएगा, विच मीन्स नई कहानी, नवीन कोई गद्य स्टोरी। बाद में ये एक साहित्यिक विधा बन गया था, नोवेला। कंप्लीट द सेंटेंस, द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नोन एज। ट्रेजेडी में जो जजमेंट की जो एरर होती है उसे क्या कहेंगे? तो मतलब उसे ट्रेजेडी में हीरो की एक त्रुटिपूर्ण निर्णय क्षमता, या फिर एक ड्रॉबैक होती है, या फिर बोल सकते हो एक या फैटल फ्लॉ होता है। फैटल फ्लॉ उसे क्या कहेंगे? जो उसे डाउनफॉल की ओर ले जाता है ट्रेजेडी के हीरो को। उसके अंदर एक कमी ज़रूर रहेगी, उसे हम फैटल फ्लॉ भी बोलते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ भी बोलते हैं, उसे हम हमार्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमार्शिया बोलते हैं। ये हीरो के अंदर एक कमी ज़रूर रहती है जो उसे डाउनफॉल की ओर ले जाती है, और ये अरिस्टोटल के पोएटिक से लिया गया है हमार्शिया शब्द। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, आ लिरिक इज़। लिरिक क्या है? तो लिरिक एक बहुत ही छोटी सी पोयम होती है जिसमें पोएट्स अपने पर्सनल फीलिंग्स को, अपने पर्सनल फीलिंग को और इंटेंस फीलिंग को वो क्या करता है? प्रकट करता है, बताता है। ये आमतौर पर बहुत छोटी होती है, लेकिन मेलोडी यानी कि संगीतात्मक होती है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ शॉर्ट पोएम होती है विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग, पर्सनल इमोशंस, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया ऊपर, किसी अन्य राइटर की कोई वर्क हो गया, कोई की वर्क का कंटेंट हो गया, उसको चुरा कर अपने नाम से पब्लिश कराना, ये एक लिटरेरी थेफ्ट है जिसे अनैतिक माना जाता है। तो ये लिटरेरी थेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। सोनेट कितने लाइन की होती है?
सोनेट कितनी लाइन की होती है? तो सोनेट 14 लाइन्स की पोयम होती है और ये 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 प्रकार की सोनेट होती है। एक आपका पेट्रार्कन जिन्हें हम इटालियन कहते हैं, एक आपका शेक्सपियरियन जिन्हें हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 14 लाइन्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और सोनेट 2 प्रकार की होती हैं, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पाएंगे कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमस, इस कॉमस क्या है? मिल्टन का पूछा गया है। कॉमस एक मास्क है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसमें मास्क में क्या होता है? नाटक होता है, गीत होता है, कविता का समावेश होता है, इसमें डांस होता है, म्यूजिक होता है मास्क में, ठीक है। कोर्टली परफॉर्म किया जाता है। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर? तो 1 से लेके 126 सोनेट तो उन्होंने WH को किया है। उसके बाद आपका आ जाता है 127 से लेके 152 सोनेट किसे किया गया है? डार्क लेडी को। उसके बाद 153, 154 क्यूपिड को गया है, क्यूपिड के नाम से है वो सोनेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 26 करेक्ट हो जाएगा। ऐसे में 26 सोनेट ही है जो डार्क लेडी को एड्रेस है। डार्क लेडी का नाम क्या है? मैरी फिटन, ऐसा कहा जाता है। हु रोट मेटाफिक्शन? तो मेटाफिक्शन किसने लिखा है ये बताना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 28 मिलेगा, लेकिन 28 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 127 से लेके 152 इतना ही सोनेट डार्क लेडी के लिए एकदम पूरी तरह से समर्पित है, जहाँ पे सिर्फ डार्क लेडी की ही बातें होती हैं। लेकिन 153, 154 में क्या होता है? वहाँ पे क्यूपिड आ जाते हैं, लव गॉड क्यूपिड उनका नाम भी आता है। तो हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वहाँ पे भी डार्क लेडी का रहता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रहता। तो कह नहीं सकते कि पूरी तरह से इन्हें ही डेडिकेटेड है। अगर वो दोनों भी ले लिया जाए तो 28 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन वो दोनों को हटा के प्योरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 26 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसने लिखा है ये बताना है। रोनाल्ड बार्थ्स, डेरिडा, या फिर पैट्रिशिया वॉ, या फिर स्पिवक। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, पैट्रिशिया वॉग ने मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, इसका पूरा नाम है। हाँ, मेटाफिक्शन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, जो 1984 में आया था। ये एक फेमस बुक थी जिसमें इन्होंने मेटाफिक्शन की संकल्पना पर गहराई से विचार किया था। मेटाफिक्शन क्या होता है? वो स्टोरी होती है जो स्वयं अपनी कथात्मक में टिप्पणी करती है, यानी कि अपनी फिक्शन होने की पहचान कराती है। मेटाफिक्शन वो होता है। कंप्लीट द सेंटेंस है। डर्ज मीन्स क्या होता है? डर्ज, तो डर्ज क्या है? डर्ज का मतलब होता है शोकगीत, जो किसी व्यक्ति के डेथ पर दुख प्रकट करने के लिए गाया जाता है। ये गंभीर भी होती है, दुखद भी होती है, धीमे स्वर में भी गाई जाती है। तो अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ठीक है। डर्ज यानी कि एलिजी जो छोटी होती है ये। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गोल्सवर्दी राइट? तो किस प्रकार के प्लेस गोल्सवर्दी लिखते हैं? प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक अन्याय को, वर्ग संघर्ष को, नैतिक उलझनों पर बल दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने समाज के मुद्दों को उठाया है, अपने प्ले में दिखाया लाके, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म पोइटिक ड्यूरिंग। तो लिरिक जो है सबसे ज़्यादा किस पोइट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म था किस सेंचुरी में, ये पूछा जा रहा है। लिरिक जो है किस सेंचुरी में? तो ये याद रखना है, जो लिरिक है ना ये 18th सेंचुरी और लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान रोमांटिक एज के कवियों जैसे कि वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स आदि ने लिरिक पोइट्री को बहुत ही लोकप्रिय बनाया था। क्योंकि इन लोग का क्या था? ये लोग इमोशन पे ही लिखते थे, जो अंदर की इमोशन है उसी पे लिखना था। भावनात्मक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती थी लिरिक। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। रोमांटिक एज में बहुत फेमस थी, ये याद रखना है। हु इज़ द कॉल्ड एज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर बाय ड्राइडन? तो ड्राइडन ने किसे कहा है पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? स्पेंसर का पोलिटिकल सन किसे कहा है? मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गोल्सवर्दी। तो मिल्टन को कहा है। मिल्टन को ड्राइडन ने पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा, क्योंकि मिल्टन की जो भी पोइटिक लैंग्वेज थी, कल्पना था, नैतिकता में स्पेंसर का प्रभाव पूरा क्लियरली दिखाई देता था, क्योंकि ये फॉलो करते थे स्पेंसर को। नेक्स्ट पे आएंगे इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स वॉज प्रिंटेड बाई। तो 1601 में शेक्सपियर का सोनेट का कलेक्शन प्रिंट हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, तो थॉमस थॉर्प के द्वारा हुआ था। इन्होंने ही 1609 में, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। 1609 में इन्होंने क्या किया था? शेक्सपियर के सोनेट के कलेक्शन को पब्लिश कराया था, प्रिंट कराया था, ये याद रखना है। जिसमें 154 सोनेट का कलेक्शन था, जिसमें मिस्टर WH को जो डेडिकेटेड भी था कुछ। नेक्स्ट पे आएंगे एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द प्रोज एपिग्राम। तो एपिग्राम का अल्टरनेटिव नेम क्या है?
एफोरिज्म में है या फिर एपिप्रोइज में है या एपिथेग में या अपोथेग में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा डी, अपोथेग में। ठीक है, एपिग्राम का ये क्या है, सिनोनिम्स बोल सकते हो। एपोथेगम दोनों ही छोटे होते हैं, एपिग्राम भी छोटा होता है, ये भी छोटा ही होता है, दोनों मतलब इसका मतलब समानार्थी बोल सकते हो। संक्षिप्त होता है और बहुत ही तीव्र बुद्धि स्टेटमेंट होते हैं जिसमें व्यंग या गहराई हो सकती है। तो इतना ही क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया है आज, और ये मैंने 1 से ही कराया था। ठीक है, 1 से लेके 447 तक हमने ये लिटरेरी टर्म्स आपके क्वेश्चन कर लिए हैं। इधर थोड़ा इजी था लेकिन बीच वाला बहुत टफ था। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। मैंने PDF सारी सेंड कर दी है टेलीग्राम पर, जो अभी तक वीडियो गई थी। ठीक है, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।